नमस्कार, मैं एच.एस. लोधा स्वागत करता हूं आपका लोधा जी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम बीए सेकेंड ईयर के राजनीति विज्ञान के प्रश्न पत्र 2 की क्लास हम कंटिन्यू करने वाले हैं और ये हमारा लेक्चर 3 है। ये हमारा 3rd लेक्चर है। इसमें हम बात करेंगे ब्रिटिश मंत्रिमंडल की। पिछली क्लास में हमने ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं को देखा। सेकेंड लेक्चर में हमने देखा था कि ब्रिटेन के जो कार्यपालिका है उसमें सम्राट को इनको क्या क्या शक्तियाँ प्राप्त थी। उसी प्रकार से हमने वहाँ पे ये भी डिस्कस किया था कि जो सम्राट था ब्रिटेन का, उस सम्राट के पास जो शक्तियाँ थी उन शक्तियों का कार्यान्वयन प्रधानमंत्री यानी कि एक मंत्रिमंडल के परामर्श के माध्यम से किया जाता था। ठीक है, यानी कि जो सम्राट था वो सम्राट एक नाम मात्र का सम्राट था, यानी कि उसके अंदर जो शक्तियाँ समाहित थी वो शक्तियाँ एक नाम मात्र की शक्तियाँ थी। क्यों? क्योंकि शक्तियाँ तो थी उसके पास, लेकिन वो मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार कार्य करने हेतु बाध्य था। तो वही मंत्रिमंडल जिसका प्रधानमंत्री होता है, उसी मंत्रिमंडल की आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं और अब समझेंगे कि ये मंत्रिमंडल एक्चुअली धारणा है क्या, ये मंत्रिमंडल क्या है और ब्रिटेन में इस मंत्रिमंडल का रूप क्या है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटी सी चीज़ को जान लेते हैं। वैसे तो मैं पहले बता चुका हूँ आपको, लेकिन फिर भी एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। इससे आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर रहेगा। ओके दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा था, पिछली बार भी देखा था कि जो एक तो ट्राइंगल आपने देखा था, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। अभी हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो इस कार्यपालिका को टारगेट करके चल रहा है। ठीक है, इस कार्यपालिका के अंतर्गत ही हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये जो कार्यपालिका है, ये पूरी कार्यपालिका है। इस कार्यपालिका में सर्वप्रमुख प्रधान होता है, जो कि एक सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो हम ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ पर सम्राट होता है। ठीक है, सम्राट जिसे हम ताज भी बोलते हैं, है ना, ताज का शासन सम्राट होता है। सम्राट के नीचे जो है इसकी सहायता करने के लिए एक मंत्रिमंडल गठित किया जाता है। मंत्रिमंडल गठित किया जाता है और इन मंत्रियों का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है इस मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो सम्राट है, सम्राट जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अब नियुक्ति कहाँ से करता है कि उस समय जो भी दल, जो राजनीतिक दल बहुमत में है, उस बहुमत के राजनीतिक दल का एक लीडर, जो मुख्य लीडर होता है, उसको सम्राट के द्वारा नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री के पद हेतु, है ना। अब प्रधानमंत्री ही सम्राट को सलाह देता है अपने मंत्रियों को नियुक्त करने के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर एक प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। वो प्रोसेस को हम यहाँ से जानने का प्रयास करेंगे। एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट प्रणाली के लक्षणों को बताना है यहाँ पर। ठीक है, और इसके कार्य क्या क्या है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के संगठन और विशेषताओं का वर्णन करना है। ओके, तो चलिए समझते हैं इसे। ब्रिटिश संविधान की भांति, अब दोस्तों यहाँ पर एक बात कॉमन आएगी, जरा देखना। ब्रिटिश संविधान की भांति ब्रिटिश शासन व्यवस्था भी एक कैसी संस्था है? विकास का परिणाम है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? जिस प्रकार से ब्रिटेन का संविधान कैसा था? अलिखित था, यानी कि विकासशील था, विकसित था। ठीक है, जिस तरह से ब्रिटेन का संविधान विकासशील था, उसी प्रकार से इसकी शासन व्यवस्था भी विकासशील रही है। अब सिंपल सी बात है, ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंकिंग हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर संविधान जो कि कानून बनाने का कार्य करता है, अगर संविधान विकासशील होगा तो वहाँ की शासन व्यवस्था भी विकासशील ही होगी। अगर संविधान एक बार में लिख के रख लिया गया होता, या फिर कहें कि अगर संविधान उसका एक बार में डेवलप हो गया होता, तो ये शासन व्यवस्था भी ऑलरेडी डेवलप हो जाती। ठीक है, लेकिन हर किसी देश की शासन व्यवस्था उसके संविधान के अनुसार ही चलती है। इसीलिए संविधान का इफेक्ट सीधे सीधे इस पर
यानी शासन व्यवस्था पर पड़ेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि ब्रिटेन का जो संविधान है उसी की तरह ही ब्रिटेन की जो शासन व्यवस्था है, शासन व्यवस्था भी कैसी है, यहाँ की विकास का परिणाम है। विकास का जैसे जैसे विकास होता चला गया वैसे वैसे शासन व्यवस्था बनती चली गई। ये निर्माण का परिणाम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो है किसी संसद के द्वारा इस शासन व्यवस्था का निर्माण नहीं किया गया है, इसका निर्माण नहीं हुआ है किसी संसद के द्वारा, यानी संसद के द्वारा किसी भी अधिनियम यानी कानून के तहत इस शासन व्यवस्था का निर्माण नहीं हुआ है। ये पिछले लगभग 3 सदियों से ये विकास का क्रम चला आ रहा है और इसी विकास के क्रम के अंतर्गत ही इसका निर्माण हुआ है। हालांकि जो है 18वीं शताब्दी से इसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था मंत्रिमंडल ने, कहाँ? ब्रिटेन के अंदर। लेकिन सम्राट के मंत्रिमंडल में जो स्वीकार किया गया इसको 1937 से किया गया। दोस्तों, तो यहाँ पर इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए कि जिस प्रकार से ब्रिटेन का संविधान डेवलप हुआ है, डेवलप होता आ रहा है, वैसे वैसे वहाँ की शासन व्यवस्था भी डेवलप होती आ रही है। उसका कारण ये है कि वो निर्मित नहीं है बल्कि विकास का परिणाम है। ठीक है, और ये पिछले 3 सदियों से ये अब कार्य करना इसने प्रारंभ किया है, पिछले 3 सदियों से चला आ रहा है। हालांकि 18वीं शताब्दी से इसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था ब्रिटेन के अंदर, परंतु अभी अगर बात करें तो 1937 से जाकर के इसको एक वैध प्रधानता मिली है, जिसे सम्राट के मंत्रिमंडल के तौर पर इसको अपनाया गया है। क्या ये कंसेप्ट क्लियर है? क्या 100% क्लियर हुआ ये? ओके, चलिए अब आगे बढ़ते। मंत्रिमंडल का गठन। तो जिस मंत्रिमंडल की हम कहानी लेकर घूम रहे हैं, तो ये जरा पता तो चले कि मंत्रिमंडल का गठन कैसे होता है, आखिर कौन करता है इसका गठन, किस प्रकार से इसका गठन होता है, तो वो समझते हैं। मंत्रिमंडल की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन में संसद के बहुमत दल के नेता को सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। ये मैं आपको अभी अभी बता चुका हूँ। देखिए यहाँ पर सम्राट नियुक्त कर रहा है, किसको कर रहा है? सम्राट जो है नियुक्त करता है पीएम को, ठीक है, पीएम को कर रहा है। लेकिन पीएम को नियुक्त, अब ऐसा तो नहीं है कि सम्राट जो मर्जी आएगा उसको नियुक्त कर लेगा, ऐसा नहीं है, बल्कि उस समय की जो राजनीतिक पार्टी बहुमत में है, चुनाव जीतकर जो बहुमत में आई है, उसके लीडर को ही वो सम्राट जो है प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त करता है, चुनता है। ठीक है, और ये प्रधानमंत्री चुन लिए जाने के बाद में फिर प्रधानमंत्री सलाह देता है अपने मंत्रिमंडल के लिए कि साहब इन फलाने व्यक्तियों को जो है आप मंत्रिमंडल के रूप में चुनिए। कौन देता है? प्रधानमंत्री ये सलाह देता है। फिर जाकर प्रधानमंत्री सलाह देता है सम्राट को, और सम्राट तब जाकर के मंत्रिमंडल का गठन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही पूरी कहानी है, यहाँ से यहाँ तक की जरा इसको समझिए। देखिए कि बहुमत दल का जो नेता होता है उसको सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त कर लिया जाता है। ठीक है, हालांकि जो है इस रूढ़ी की जो स्थापना है ना, ये प्रधानमंत्री मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक रूढ़िवादी धारणा है जो चली आ रही ब्रिटेन में, और अब ये पूरी तरह से कानून की तरह स्थापित हो चुकी है। यानी कि मतलब ये कि जो प्रधानमंत्री है वो कॉमन सदन का, हमने सदन की बात की थी दोस्तों। ब्रिटेन में कितने प्रकार के सदन है? 2 प्रकार के सदन, जैसे भारत में है लोकसभा राज्यसभा, उसी प्रकार से ब्रिटेन में भी 2 सदन है, एक लार्ड सभा होती है और एक कॉमन सभा होती है। तो ये जो कॉमन सभा है, कॉमन सदन जो है, इसका सदस्य ही प्रधानमंत्री जो है इसका ही सदस्य होगा। किसका? कॉमन सदन का। ठीक है, और प्रधानमंत्री को संसद और सम्राट से अपना मंत्रिमंडल गठन करने के बारे में छूट होती है। ये मैं बता चुका हूँ आपको, है ना। लेकिन उसको ये देखना होता है कि अपने यानी कि प्रधानमंत्री के जो दल है उस दल के सभी लोग जो है उसके महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल में शामिल हो जाए। कुल मिलाकर ये कि जब किसी पार्टी का जो प्रमुख नेता होगा वो प्रधानमंत्री बन जाता है। अब प्रधानमंत्री बनने के बाद में अपने उसके जो मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं, उस मंत्रिमंडल के सदस्यों के सभी प्रमुख स्थानों पर वो अपने मंत्रियों को बिठा जाता है ना। तो ये प्रधानमंत्री के हाथ में होता है, वो जिसको चाहे बिठा सकता है, जिसको चाहे उस मंत्री के लिए सिफारिश कर सकता है सम्राट को। ठीक है, उसे प्रादेशिक हितों और मंत्रियों की योग्यता का भी ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसा नहीं है कि मान लीजिए वित्त की यानी कि फिनेंशियल एबिलिटी उसके अंदर है और उसको लो पकड़ा दिया गया है, विधायिका का कार्य पद दे दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से नहीं है, मतलब कि जिसको जिस प्रकार की एबिलिटी होगी उस प्रकार का उसको कार्य दे। ये भी प्रधानमंत्री की
काबिलियत पे ही डिपेंड करता है और प्रधानमंत्री की जो नैतिकता पे डिपेंड करता है ना। इंग्लैंड के अतिरिक्त स्कॉटलैंड, दोस्तों इस पे ध्यान दीजिए, स्कॉटलैंड और वेल्स, स्कॉटलैंड और वेल्स दो ऐसे क्षेत्र है, आप क्षेत्र ही बोल सकते हैं इनको, राज्य या देश नहीं बोल सकते। हालांकि पहले ये अपने आप में एक राज्य थे, लेकिन ब्रिटेन ने इन पर कभी न कभी इस पर जो है इन्हें अपना उपनिवेश बनाया और इन पर पूरी तरह से अपना अधिकार जमा के अभी तक रखा हुआ है। इसलिए स्कॉटलैंड और वेल्स में आए दिन क्रांतियां होती रहती है, बार बार जो है विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं, क्रांति तो नहीं कहेंगे परंतु विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं सरकार के विरोध में, ठीक है। और इसी कारण से इस जनता की मांगों को पूरा करने के लिए या फिर इस विरोध प्रदर्शन को शांत करने के लिए ही इंग्लैंड की सरकार क्या करती है, इनकी जनता को विशेष महत्व देती है, ठीक है। तो इसलिए स्कॉटलैंड और वेल्स से भी कुछ मंत्रियों को इस आम सभा में लेना पड़ता है, यानी कॉमन सदन में लेना पड़ता है, प्रधानमंत्री लेते हैं वहाँ से, ठीक है। और दोनों सदनों के मंत्री, यानी कि इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आ रही है वो ये है कि प्रधानमंत्री को जो मंत्रिमंडल का गठन करता है, उस मंत्रिमंडल के सदस्यों में प्रधानमंत्री को दोनों सदनों से अपने सदस्यों को लेना पड़ता है। किसी एक सदन से मंत्रियों को लेकर के उसका निर्माण नहीं कर सकता। ये ब्रिटेन की मंत्रिमंडल की विशेषता है, ठीक है। लॉर्ड चांसलर और इसके अतिरिक्त कम से कम 3 मंत्री लॉर्ड सभा से लिए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। कॉमन सभा के मंत्रिमंडल के लिए लॉर्ड सभा से भी लिए जाते हैं। और जिन मंत्रियों की सूची प्रधानमंत्री देते हैं उन्हें मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाता है और उसकी सूचना जो है लंदन गजट में प्रकाशित कर दी जाती है। ये एक फैक्ट है कि लंदन गजट जो है कहाँ का न्यूज़ अखबार है, या फिर कहें कि लंदन गजट, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि लंदन गजट क्या है। तो दोस्तों ये ब्रिटेन का एक अखबार है, सरकारी अखबार है, जिसमें सारी जितनी भी सरकारी योजनाएं होती हैं उन सबकी जो है न्यूज़ आती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट, मंत्रियों के लिए आवश्यक है कि वे दोनों सदनों में से किसी भी सदन के सदस्य होना ज़रूरी है, और यदि वो नहीं है तो 6 माह के अंदर उनको दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, तभी जाकर वो उनका मंत्री पद बचा रह पाएगा, जो कि भारत में भी यही नियम है। मान लीजिए कोई अगर अचानक से किसी मंत्री मंत्रालय संभाल लेता है, मंत्रालय का एक विशेष मंत्री का पद उसको दे दिया जाता है, लेकिन अगर वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से अगर किसी का भी सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर सदस्यता लेनी पड़ती है, और अगर सदस्यता वो नहीं ले पाता है तो उसका मंत्री पद ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ? ओके, अब हम बात करने वाले हैं ब्रिटिश मंत्रिमंडल की विशेषताओं की, ठीक है, जिसमें अपन लगभग 10 से 15% तो हम ऊपर इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा कर ही चुके हैं। थोड़ा बहुत बचा हुआ हिस्सा है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। कोई विशेष नहीं है, बहुत आसान है दोस्तों, बस ध्यान से लेक्चर को सुनते रहिए और बस देखते रहिए, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। और इसको लेक्चर को एक बार अच्छे से देखने के बाद में बस एक बार इस किताब को, जो बुक है आपके पास में, उस बुक को पढ़ लेना, ये पॉइंट सारे पढ़ लेना, आपका पूरा मैटर एकदम क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल पानी की तरह हो जाएगा, ठीक है। चलिए विशेषताओं की हम बात करें तो एक बार सभी पॉइंटों को हम एक नज़र से देख लेते हैं। पहला है कि सम्राट के पास नाम मात्र की शक्तियां। दोस्तों इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप बिल्कुल 100, मुझे विश्वास है कि आप समझ चुके हैं। सम्राट के पास नाम मात्र की शक्तियां, मंत्रिमंडल से अलग रहता है। पहली विशेषता मंत्रिमंडल की ये हो चुकी है। दूसरी विशेषता, मंत्रिमंडल तथा संसद में सहयोग। भाई कहें तो दोनों एक ही है, तो सहयोग तो होगा ही ना, दोनों में एक ही नेता है, ठीक है। नंबर 3, राजनीतिक सजातीयता। उसके बाद हम पढ़ने वाले नंबर 4 में एकता। नंबर 5, सामूहिक उत्तरदायित्व, ठीक है। अब इसके अंतर्गत हम ये भी देखेंगे कि उत्तरदायित्व कितने प्रकार के होते हैं मंत्रियों के, सामूहिक मतलब कितने प्रकार के होते हैं, पढ़ेंगे तो बताऊंगा मैं आपको। उसके बाद में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, गोपनीयता, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, ये कुल मिलाकर 8 पॉइंट इसके अंतर्गत दिए गए हैं, और इन 8 ही पॉइंटों को हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपके कंसेप्ट पूरी तरह से मंत्रिमंडल को लेकर के पूरे क्लियर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, सम्राट के पास नाम मात्र की शक्तियाँ। चूँकि हम यहाँ बात करने वाले हैं मंत्रिमंडल की विशेषताओं की,
ठीक है। तो मंत्रिमंडल को ही हम सर्वोपरि रख करके बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहली जो प्रमुख इसकी विशेषता है वो क्या है कि मंत्रिमंडल के अंतर्गत यानी साम्राज्य के अंतर्गत, पूरे देश के अंतर्गत, ये कहें कि संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत जो प्रमुख शक्तियां होती है वो मंत्रिमंडल के पास ही तो होती है। क्यों? क्योंकि मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होता है? पीएम होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। और सैद्धांतिक तौर से अगर देखा जाए, सैद्धांतिक तौर से अगर बात करें हम, तो इन सबका प्रमुख कौन होता है? सम्राट होता है, सम्राट होता है। ठीक है। लेकिन ये सारी शक्तियों का प्रयोग सम्राट किसके आदेश पर, किसके परामर्श पर करेगा? मंत्रिमंडल के परामर्श पर। वो मंत्रिमंडल का परामर्श कब मिलेगा? जब पीएम की राजी मर्जी होगी। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि जो वास्तविक शक्तिशाली है वो सम्राट ना होकर के और कौन है? मंत्रिमंडल है। ठीक है। तो इसलिए सबसे प्रथम विशेषता इसकी यही हो जाएगी कि सम्राट जो है सिर्फ एक नाम मात्र का प्रधान है, बाकी सारी शक्तियां मंत्रिमंडल के पास में होती है। सेकंड में मंत्रिमंडल और संसद में सहयोग। बिल्कुल, मंत्रिमंडल और संसद में सहयोग होना ही चाहिए। कैसे? कि जो ब्रिटेन जो संसद होती है ना, मंत्री जो है संसद के सदस्य होते हैं। अरे भाई, मंत्री कहाँ बैठेंगे? संसद में बैठेंगे ना। ठीक है। और अगर ऐसे व्यक्ति को मंत्री नियुक्त कर दिया जाए जो संसद का सदस्य ना हो, मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति मंत्री बन जाता है जो संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो उसे कुछ समय के बाद उसे सदस्यता लेनी पड़ती है। ठीक है ना, सदस्यता लेनी पड़ती है। तो उसके लिए दो तरीके हैं। मान ली दो तरीके यहाँ पर बताए गए हैं कि पहला तरीका तो ये है कि प्रधानमंत्री जो है उसे लॉर्ड सभा का सदस्य बनाने के लिए सम्राट को क्या करेगा? सिफारिश करेगा। पहला तरीका, मान लीजिए कोई अगर ऐसा मंत्री है जिसको विभाग दिया जाना वो जरूरी है क्योंकि उसके पास में काफ़ी काबिलियत है उस चीज़ की, उन्होंने ले उसे, है ना। अब अगर उसे मंत्रालय तो दे दिया गया, लेकिन यहाँ संविधान में या फिर कहें कि यहाँ पे कानून ही है कि कोई भी व्यक्ति जो मंत्री बनेगा वो दोनों सदनों में से, यानी लॉर्ड सदन हो या फिर कॉमन सदन हो, दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य उसका होना जरूरी है। लेकिन इन द सेंस, किसी भी केस में मान लीजिए कि अगर वो सदस्य नहीं है, दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं है, तो उसे कुछ समय के बाद में सदस्यता लेनी पड़ेगी। और लेने के लिए इस प्रकार की सदस्यता उस मंत्री को देने के लिए दो तरीके यहाँ पर बताए गए हैं। पहला तरीका ये बताया गया है कि प्रधानमंत्री उस सदस्य को लॉर्ड सभा का सदस्य बनाने के लिए किसको सिफारिश देगा? सम्राट को सिफारिश देगा, है ना। और दूसरा तरीका ये है कि भाई वो कॉमन सदन जो है, कॉमन सदन या कॉमन सभा, उसमें से किसी एक व्यक्ति को त्यागपत्र दिलवा दे और उस दिए गए त्यागपत्र वाले खाली स्थान पर उस मंत्री को बिठा दे। तो दो तरीके ये हो चुके हैं, ठीक है ना। तो इन दो तरीकों के आधार पर ही उस व्यक्ति को, जिसके पास में मंत्रिमंडल की सीट तो है, परंतु मंत्री की सीट तो है, परंतु वो न तो लोकसभा और न ही राज्यसभा यानी कि लॉर्ड सभा और कॉमन सभा दोनों में से किसी की भी सदस्यता उसके पास नहीं है, तो इस केस में उसे सदस्यता इस प्रकार दिलाई जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद की बैठकों में भाग लेते हैं, बिल्कुल लेंगे, कोई दो राय नहीं है। इसको प्रतिपक्ष आरोप, प्रश्न और आक्षेपों का उत्तर देते हैं, बिल्कुल भी। अगर मान लीजिए वो संसद की बैठकों में भाग लेंगे तो जो विपक्ष की पार्टी होगी उसके जो आरोप लगाए जाएंगे, जो है ना, उसके जो प्रश्न किए जाएंगे, उन सबका उत्तर देने का कार्य किसका होगा? इन मंत्रिमंडल के सदस्यों का ही होगा। वे संसद में विधेयक भी पारित करेंगे। भाई बहुमत वाली पार्टी है तो यह विधेयक लेकर कौन आएगा? कानून कौन बनाएगा? तो विधेयक आएगा, पास होगा तो वो कानून बनेगा। ठीक है। तो इस प्रकार के विधेयक भी मंत्रिमंडल के सदस्यों के द्वारा ही लाए जाते हैं, और ऐसे विधेयकों का समर्थन दूसरे मंत्री करेंगे। वो विधेयकों को सदन में पारित करवाने का प्रयत्न करते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्या ये पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ? पॉइंट नंबर सेकंड भी, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 की ओर चलते हैं। पॉइंट नंबर 3 है राजनीतिक सजातीयता। क्या होती है राजनीतिक सजातीयता? इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। ब्रिटिश मंत्रिमंडल में राजनीतिक एकरूपता रहती है।
कह सकते हैं कि सभी मंत्रिमंडलों में लगभग एक रूपता रहती है। क्यों? क्योंकि बहुमत की जो पार्टी सदस्य ज़्यादा होते हैं, है ना। पर मंत्री एक दल से संबंधित होने के कारण उनमें बुनियादी प्रश्नों की जो समस्या है वो ज़्यादा गहरी नहीं होती है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मंत्रिमंडल में एकरूपता क्यों पाई जाती है, कि कारण उसका यही है कि मंत्रिमंडल में जो सदस्य होते हैं वो लगभग एक ही पार्टी के आते हैं। मैंने लगभग लगा दिया, याद रखना, लगभग एक ही पार्टी के होते हैं और एक ही पार्टी से होने से उनका लक्ष्य भी एक ही होता है। इस कारण से उनमें ज़्यादा मतभेद उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। और अगर मान लीजिए कि कोई सरकार जो सरकार बनी है वो सरकार किस संगठन के, मतलब किसी के गठबंधन से बनी है, तो लगभग कभी कभी अगर ऐसा होता भी है तो थोड़ा बहुत अगर मतभेद होता भी है तो उसे मंत्रिमंडल की बैठक में उस विचार विमर्श कर करके और उस विरोध को भी खत्म कर दिया जाता है, उस मतभेद को खत्म कर दिया जाता है। और लेकिन हाँ, जब कभी राष्ट्रीयता की और आर्थिक संकट की बात आती है तब क्या होता है, तो सभी दलों का एक मिश्रित मंडल बन जाता है। क्या करते हैं, जो छोटे जितने भी दल है जो सरकार बना के बैठे हुए, वो क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कोई भारी सुरक्षा संबंधित प्रॉब्लम आ गई है, राष्ट्रीय महत्व का कोई मुद्दा आ जाता है या फिर आर्थिक संकट का मुद्दा आता है, तो सारे जितने भी संगठन है, सारे संगठन एकजुट हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है। और इस मिले हुए रूप को हम क्या बोलते हैं, मिश्रित मंत्रिमंडल। क्या क्लियर है आपको? ओके। तो 4th नंबर देखते हैं, एकता। अब इसमें और इसमें लगभग एक ही बात कही गई है। अब समझिए, इसको देखिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी एक रूपता की बात की गई थी और यहाँ पर भी एकता की बात की गई है, लेकिन यहाँ की एकता कुछ थोड़ी सी अलग होगी। वो क्या है, जरा देखते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य एक टीम की भांति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करते हैं। बिल्कुल सही है कि मंत्रिमंडल जितना, ये जो मंत्रिमंडल देख रहे हैं आप, ये जो मंत्रिमंडल है पूरा, इस मंत्रिमंडल के जितने भी ये सदस्य बैठे हुए हैं, ये सारे सदस्य किसके अंडर कार्य करते हैं, यानी कि किसके प्रभाव में कार्य करेंगे, प्रधानमंत्री के प्रभाव में कार्य करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री इस सदन का लीडर होता है। ठीक है। तो ये सब एक टीम की तरह काम करते हैं प्रधानमंत्री के लिए, इसलिए इनके अंदर भी एकता पाई जाती है। उन्हें जो बैठकें होती है मंत्रिमंडल की, उसमें अपने विचार रखने की इसकी स्वतंत्रता होती है। और बैठक में जो है वो निर्णय लिए जाते हैं उनमें भी उनका काफ़ी सहयोग होता है और उन्हें सम्राट, संसद और जनता के सम्मुख अपना मतभेद व्यक्त करने की भी इसकी आज्ञा नहीं होती है। इसका कारण ये है कि जब अगर मंत्रिमंडल की जब बैठक हुई है, अगर उस बैठक में इन मंत्रियों ने हाँ कर दिया, क्लीन चिट दे दिया, किसी भी कोई कानून हो या कोई सा भी मुद्दा हो, अगर उसको क्लीन चिट इन्होंने दे दिया है, तो फिर दोबारा ये ना तो सम्राट के सामने और ना ही संसद के सामने और ना ही जनता के सामने जो अपने मतभेद फिर नहीं बता सकते। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि अगर कोई विधेयक पारित होता है, कोई विधेयक आता है कानून बनने के लिए, अब ये बहुमत से पारित हो जाता है, पास हो जाता है और ये कानून बन जाता है, तो क्या अगर मान लीजिए हो सकता है कि इसमें से 2-4 मंत्री ऐसे हो जो इस विधेयक से संतुष्ट ना हो, लेकिन अगर ये कानून बन चुका है एक बार सबकी सहमति से, तो फिर इन विधायकों को या सांसदों को भी, या कहें कि जो मंत्री है किसके, मंत्रिमंडल के, उन मंत्रियों को फिर इस काम के लिए सहमत होना ही पड़ेगा। अगर सहमत नहीं है तो फिर वो अपना इस्तीफा दे सकता है, और इस्तीफा नहीं भी देगा तो प्रधानमंत्री ऐसी सिफारिश सम्राट को करेगा और जिसके माध्यम से सम्राट उसका पद खाली करवा देगा। ठीक है। ये स्पष्ट लिखा हुआ कि यदि कोई मंत्री ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होता है तो वो अपना त्यागपत्र दे सकता है। ओके। नेक्स्ट, सामूहिक उत्तरदायित्व। दोस्तों, उत्तरदायित्व, मैं जब इसको शॉर्ट में बता रहा था तब मैंने आपको बताया था कि उत्तरदायित्व कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं, इसके बारे में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। ठीक है। उत्तरदायित्व दरअसल अगर देखा जाए तो 3 प्रकार के उत्तरदायित्व होते हैं। एक होता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है। ठीक है। और एक होता है सामूहिक, ठीक है, और एक होता है परस्पर यानी कि एक दूसरे के प्रति। तो ये 3 प्रकार के जो उत्तरदायित्व होते हैं, अब ये उत्तरदायित्व ही इनको काम करने के लिए मजबूर करेंगे। और वो कैसे, देखते हैं।
मंत्रियों का उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल सरकार का पहला सिद्धांत है, बिल्कुल सही है। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत ब्रिटेन का आधुनिक राजनीति पद्धति के लिए मुख्य योगदान है। देखिए दोस्तों, लगभग पूरे विश्व ने ब्रिटेन के संविधान से उसकी अच्छाइयों को कहीं ना कहीं लिया ही है। यहाँ कहा गया है कि जो मंत्री होते हैं वो जब एक मंत्रालय के अंदर काम करेंगे तो उनका वहाँ पर एक व्यक्तिगत उत्तरदायित्व बन जाता है, ठीक है। लेकिन जब वो पूरा मंत्रालय देश के लिए कार्य करता है, यानी संसद के अंडर में आके कार्य करता है, तब वो क्या हो जाएगा, संसद के प्रति उत्तरदायी हो जाएगा। अब संसद के प्रति अगर उत्तरदायी होगा तो कोई व्यक्तिगत मंत्री तो हो नहीं सकता, सारे मंत्री उसके प्रति उत्तरदायी होंगे, ठीक है। तो ऐसा कह सकते हैं कि जब बात उसके खुद के डिपार्टमेंट की आती है तो वो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व उसके पास होता है। लेकिन जब बात पूरे मंडल की आ जाती है, पूरी सभा की आ जाती है, तो उस केस में जो है सामूहिक उत्तरदायित्व की घटना घटती है, सामूहिक उत्तरदायित्व के प्रति जो है होता है। प्रत्येक मंत्री अपने विभाग के लिए व्यक्तिगत रूप से और अन्य विभागों के लिए सामूहिक रूप से कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इस बात को नोट कीजिए कि जो प्रत्येक मंत्री, अगर खुद के डिपार्टमेंट की बात होगी तो वो खुद के डिपार्टमेंट के लिए व्यक्तिगत रूप से जवाबदार होगा, जवाबदेही होगा। और जब बात आएगी विभागों की, विभाग के अलावा विभागों की, एक से अधिक विभागों की, तो फिर पूरा मंत्रिमंडल जो है किसके प्रति उत्तरदायी होगा, तो कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी होगा, ठीक है। और प्रति उत्तरदायी होगा अर्थात मंत्री एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर है कि मंत्री एक साथ तैरते और एक साथ डूबते हैं। कैसे? क्योंकि अगर अरे को भाई सिंपल सी बात है, ये इसका राजनीतिक दल है, ये मंत्री भरे पड़े हैं इसके अंदर, ठीक है। अब मान लीजिए यही जो संगठन था, पूरा जो ये दल था, इस दल को बहुमत मिल चुका है, बहुमत मिल गया, अब ये अपनी सरकार बनाएगा। तो सरकार बनाएगा तो जितने भी मंत्री पद होंगे सब में कौन होंगे, यही मंत्री तो ना हो, यही मंत्री होंगे ना, ठीक है। इस प्रकार से मंत्रिमंडल का गठन होता है, ठीक है। अब इनके ऊपर जो है देखिए मंत्री की जो जिम्मेदारी होती है वो कितने प्रकार की होती है। देखिए मंत्री जो है सम्राट के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जिसे मैंने आपको बताया था, एक सम्राट के प्रति उत्तरदायी होंगे और एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी होंगे और तीसरे सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि जब ये सम्राट के प्रति उत्तरदायी होंगे, ठीक है, तो क्या व्यक्तिगत हो सकता है या सामूहिक होंगे? तो यहाँ पर दोस्तों सम्राट के प्रति उत्तरदायित्व की जो भावना आती है वो सामूहिक रूप से आएगी, यानी कि सामूहिक उत्तरदायित्व यहाँ पर होगा। दूसरा, परस्पर एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी, एक दूसरे के प्रति यानी व्यक्तिगत जिम्मेदारी हो जाएगी। और थर्ड में कहें कि सामूहिक रूप से जवाबदेह होगा। तो सामूहिक रूप से जब पूरा मंत्रिमंडल कसूर में आ जाएगा, कोई ऐसा कार्य जब हो जाए जो उसे नहीं करना चाहिए था, तो उसे जो है कॉमन सभा को जवाब देना पड़ता है। और कॉमन सभा का लीडर कौन होगा बॉस? कॉमन सभा का लीडर जो है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। क्या ये कंसेप्ट भी क्लियर है आपका? ओके, तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 6, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। हमने ऊपर देखा था कौन सा उत्तरदायित्व? सामूहिक उत्तरदायित्व। अब हम बात कर रहे हैं व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की। मंत्रियों का अपने विभाग के लिए भी संसद के प्रति उत्तरदायित्व होता है, अपने विभाग के लिए होता है, क्योंकि वो विभाग का मुखिया बना बैठा हुआ है। विभाग में कुछ भी गलत होगा तो उसकी सूचना किसको? संसद को देना जरूरी है ना भाई। वो जब वो संसद को सूचना देगा तभी ना जाके कानून बनेगा, ठीक है। तो यदि मंत्री कोई गलती करता है या कहें कि उसका आचरण जो है विवेकपूर्ण नहीं है, तो संसद में उसकी आलोचना होने पर प्रधानमंत्री सारे मंत्रिमंडल का त्याग करने की जगह, अरे भाई पूरा ये जो मंत्रिमंडल है, इस मंत्रिमंडल में मान लीजिए कोई एक सदस्य ऐसा है जिसने कोई गलती की है, रिश्वत ली है या कुछ भी ऐसा काम किया है जो उसे इस पद पर रहते हुए नहीं करना चाहिए था, तो उस केस में प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री एक डिसीजन लेंगे कि भैया कि क्या पूरे मंत्रिमंडल को ध्वस्त कर दें या फिर जो कांटा लगा हुआ है, जो गलत आदमी है उसको निकाल के बाहर कर दे, है ना। तो उस केस में प्रधानमंत्री ये वाला रास्ता अपनाता है कि जो व्यक्ति करप्ट है, बेकार है, खराब है, उससे जो है इस मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिलवा दिया जाए। और नहीं देगा तो मैंने आपको ऊपर बता चुका हूँ कि वो राष्ट्रपति को संबोधित करेगा, संबोधित करने के बाद में उसको हटाएगा, राष्ट्रपति डायरेक्ट हटा देगा उसको, ठीक है।
नेक्स्ट बात करें हम गोपनीयता की, तो जब एक ही पार्टी के जब सभी सांसद होंगे, एक ही पार्टी, तो उनका लक्ष्य भी एक ही होगा। जब लक्ष्य एक होगा तो उसमें गोपनीयता ऑटोमेटिक बनी रहेगी। ठीक है। नंबर 8, प्रधानमंत्री का नेतृत्व। अब ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व क्या है? प्रधानमंत्री का नेतृत्व बताना है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व क्या है, कहें कि उसकी शक्तियाँ क्या है, कार्य क्या है। तो प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल के एक मेहराब की आधारशिला के रूप में जाना जा गया है। जैसे मंदिरों के ऊपर एक मेहराब बनी होती है, मस्जिदों बनी होती है, हर एक जो भी धार्मिक स्थल होता है उस सब जगह वहाँ पर आपको एक मेहराब देखने को मिलेगी। तो वो मेहराब ही इसको कहा जा सकता है प्रधानमंत्री को। कैसे? जब देखिए कि मंत्रिमंडल के बनाने और भंग करने में किसका हाथ होता है? प्रधानमंत्री का ही तो होगा। ठीक है। वो सारे मंत्री प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही सम्राट के द्वारा क्या बनाए गए थे? मंत्री बनाए गए थे। और अगर कोई मंत्री का नेतृत्व वो कोई मानने से इनकार करता है, अगर मान लीजिए कोई मंत्री जो है अपने नेतृत्व को मानने के लिए इनकार करता है या कहीं कि तैयार नहीं है तो उसे अपना त्यागपत्र दे देना चाहिए, और नहीं देगा तो प्रधानमंत्री फिर वो हटा ही देगा उसे। ठीक है। सम्राट को जो है परामर्श दे करके, तो है ना, इस प्रकार से तो वे ही इसमें कार्यसूची निर्धारित करते हैं और प्रधानमंत्री के ही विचारों को मंत्रिमंडल की बैठक के प्रमुखता प्रदान करते हैं। और यदि प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे देता है, प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे दे तो सारे मंत्रिमंडल का त्यागपत्र स्वतः मिल जाएगा। मतलब इसका कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि भाई अगर ये जो मंत्रिमंडल है, अगर इसमें से एक व्यक्ति या दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनको हटाना इसमें से ज़रूरी है, तो प्रधानमंत्री क्या करते हैं कि पूरे मंत्रिमंडल को विखंडित करने की जगह जो खराब है उसको निकालकर बाहर फेंक देंगे, बाकी मंत्रिमंडल अपना कार्य करता रहेगा। ठीक है। लेकिन इसके अंतर्गत एक चीज़ है कि मान लीजिए कि उसने त्यागपत्र दे दे, कौन देगा त्यागपत्र? वो मंत्री जो करप्ट है। तो मंत्री या तो प्रधानमंत्री को त्यागपत्र दे दे और नहीं देगा तो फिर वो क्या करेगा? उसे जो है सम्राट के हाथों हवाले कर देगा, है ना। लेकिन बात ये आती है कि अगर एक व्यक्ति यानी एक जो मंत्रिमंडल का सदस्य है अगर वो एक निकल जाता है तो मंत्रिमंडल कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो इसका मुखिया है, मेन है, कौन है? पीएम। लेकिन अगर पीएम मान लीजिए पीएम के पद से हट जाए तो ये मंत्रिमंडल ऑटोमेटिक जो है ध्वस्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ओके। तो क्या दोस्तों आपको इससे काफ़ी हेल्प मिल पा रही है? अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है ना तो बिल्कुल लाइक करके सब्सक्राइब को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। जैसे जैसे सब्सक्राइब चैनल के बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे क्लास बनाने में मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं भी एक से एक अच्छी से अच्छी क्लास बनाने की कोशिश करूंगा। ये जो भी यहाँ पर मेरे पास जो टूल्स है, टूल्स बहुत कम है, इस कारण से तो वीडियो में इतनी ज़्यादा क्वालिटी में डाल नहीं पाता हूँ और आपको स्लाइड के मतलब पीपीटी के माध्यम से नहीं पढ़ा पाता हूँ, है ना। तो दोस्तों थोड़ा सा सब्सक्राइब अगर बढ़ते चले जाएंगे, थोड़ी लाइक मिलेंगे तो मैं थोड़ा सा मोटिवेट होते चले जाऊँगा और वैसे वैसे थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी भी ऑटोमेटिक इम्प्रूव होती चली जाएगी, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, नेक्स्ट है मंत्रिमंडल के कार्य और शक्तियां। कार्य और शक्तियों की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं कि मंत्रिमंडल को जिस प्रकार से, देखो दोस्तों हमने बात की थी सम्राट के क्या कार्य थे, उसको शक्तियाँ कौन कौन सी शक्तियाँ मिली थी। तो सम्राट के केस में हमने बात की थी कि सम्राट को जो शक्तियाँ प्राप्त थी वो विधायिका के क्षेत्र में कौन सी शक्तियाँ प्राप्त थी, कानून बनाने से संबंधित कौन सी शक्तियाँ उसको प्राप्त थी। वहीं कार्यपालिका यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हाँ कार्यपालिका के क्षेत्र में कौन सी शक्तियाँ उसको प्राप्त थी, या फिर न्यायपालिका न्यायिक क्षेत्र में कौन कौन सी शक्तियाँ उसको प्राप्त थी और अन्य शक्तियों के बारे में, इन 3-4 शक्तियों के बारे में उसने जो है सम्राट से संबंध में चर्चा की थी, बात की थी। ओके, इन्हीं 4 ही आधारों पर हम यहाँ पर भी मंत्रिमंडल को लेकर भी बात करने वाले हैं। 4 आधारों में से एक आधार हम यहाँ पे हटा देंगे, पर देखिए किस प्रकार से कि पहला पॉइंट जो है हमारा, पहला जो हम शक्तियों का पृथक्करण विभाजन कर रहे हैं इसके अंदर
कौन कौन सी शक्तियाँ मंत्रिमंडल को प्राप्त है, हम जब उनकी चर्चा करते तो हम वही 3 से 4 शक्तियों की बात करेंगे। सबसे प्रथम होगी कार्यपालिका, यानी कार्यपालिका के क्षेत्र में मंत्रिमंडल को, मंत्रियों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है। आगे उसके बाद हम बात करेंगे व्यवस्थापन संबंधी कार्य क्या क्या है, किसके, मंत्रिमंडल के व्यवस्थापन, यानी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वही विधायिका की बात कर रहा है जो कानून बनाने का कार्य करती है, उससे संबंधित इसके पास में क्या अधिकार है। थर्ड नंबर है वित्तीय कार्य, फिनेंशियल एक्टिविटीज जितनी भी होती है उनको लेकर के मंत्रिमंडल क्या कार्य करता है। उसके बाद हम बात करेंगे नियुक्तियों की, कि नियुक्तियों में मंत्रिमंडल अपनी क्या भूमिका अदा करता है। फिर है संसद का कार्यक्रम, जो भी संसद का कार्यक्रम चलता है उसकी बात है, और फिर अन्य कार्य। तो ये कुछ हम 4, 5 से 6 इसकी विशेषताओं को, यानी कहें कि शक्तियों को हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम पहला पॉइंट उठाते हैं, और पहले पॉइंट में कि कार्यपालिका संबंधी क्या क्या कार्य जो है विधायिका के मंत्रिमंडल के हो सकते हैं। तो मंत्रिमंडल ही ब्रिटेन की वास्तविक कार्यपालिका है। ये हम पहले पता नहीं कितनी बार इस बात को मैं अपने मुंह से बोल चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ कि मंत्रिमंडल ही वास्तविक कार्यपालिका होती है। क्यों होती वास्तविक कार्यपालिका? कि मैक्सिमम जो कानून बनते हैं वो बनते हैं कॉमन सभा से, ठीक है। अब कॉमन सभा में किसके सदस्य होते हैं? तो पीएम के, यानी कि मंत्रिमंडल पूरा तो बैठता है उसमें, ठीक है। तो उस मंत्रिमंडल के सदस्य होने के कारण यह क्या होता है कि वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति जो है वो इसी के अंतर्गत होती है। और फिर क्या करते हैं, अब इसके पास ये शक्तियाँ होती है तो उन शक्तियों का ये उपयोग करेगा। अब उपयोग किस प्रकार करेगा समझना ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, पहला है राष्ट्रीय नीति निर्धारण करने में। वही राष्ट्र की जो नीति है, जो प्लानिंग है, उसको निर्धारण करने में मंत्रिमंडल अपनी विशेष भूमिका अदा करेगा, ठीक है। और मंत्रिमंडल ये निश्चित भी करता है कि आंतरिक क्षेत्र में प्रशासन के विभिन्न भागों के द्वारा, किसके द्वारा? प्रशासन के अन्य भागों के द्वारा जो विदेशी क्षेत्र है उसमें दूसरे देशों के साथ संबंध में विभिन्न किस प्रकार से अपनी नीति अपनाई जाती है। ओके, नेक्स्ट है राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण। अब ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राष्ट्र की जो कार्यपालिका है उस पर सबसे ज्यादा नियंत्रण किसी का है? तो मंत्रिमंडल का है। अरे भाई बिल्कुल होगा। कैसे? कि शासन की सारी शक्तियां कार्यपालिका शक्ति कहलाती है या उसमें निहित होती है, और वास्तव में मंत्रिमंडल के द्वारा ही ये सब कुछ किया जाता है। अब मंत्री विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं, अलग अलग विभागों के वो अध्यक्ष होते हैं, है ना, और अपने विभागों का संचालन भी वो खुद ही करते हैं और अपने कामों की देखभाल वो करते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट नंबर 3 है मंत्रिमंडल का समन्वयकारी कार्य। मंत्रिमंडल का समन्वयवादी कार्य कब होगा? समन्वयकारी कब होगा? जबकि उस पूरी संसद के अंदर, यानी कि उस जिस सदन में आप बैठे हो उस सदन में एक रूपता पाई जाए। अब एक सदन जो आम सभा होती है, आम सदन जो है, उस आम सदन में तो बहुमत वाली पार्टी के मंत्री ही होते हैं, लीडर होते हैं, तो उनका एक मत होना स्वाभाविक है और वो हो भी जाते हैं। लेकिन अगर कोई सांसद, कोई भी मंत्री अगर मान लीजिए उस निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वो अपना त्यागपत्र देकर जा सकता है। तो प्रशासन की सुविधा के लिए सरकार को विभिन्न प्रशासनिक निकायों या भी कहें कि विभागों में विभाजित कर दिया है, और इन सभी विभागों में विभाजित होने पर सरकार में एक प्रकार की जो है आंशिक शक्ति की अगर बात करें तो उसमें आंशिकता पाई जाती है। और अनुशासन के लिए प्रशासन के विभिन्न भागों में समन्वय करने का प्रयास किया जाता रहा है, ठीक है। और विभिन्न विभागों में इस प्रकार का समन्वय स्थापित करने का कार्य मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो अब हम बात करने वाले हैं कि विधायिका से संबंधित क्या शक्तियां जो है इसके पास में है। तो वर्तमान समय में मंत्रिमंडल न केवल प्रशासनिक कार्य करता है, जो पूरा मंत्रिमंडल है वो सिर्फ प्रशासनिक कार्य ही नहीं करता है, वो विधि बनाने का काम भी बहुत अच्छे से बखूबी निभाता है।
ठीक है। और संसदीय शासन की विधायी और कार्यपालिका की संबंधी जो शक्तियां है उसके एकीकरण के द्वारा मंत्रिमंडल का जो है संसद से अविच्छिन्न संबंध रहता है, यानी कि कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल है उसका संबंध डायरेक्टली संसद से होता है। क्यों? क्योंकि वो एक ही सभा में तो बैठते हैं। ओके, तो मंत्रिमंडल न केवल राष्ट्रीय नीति निर्धारित करने में कार्य करता है बल्कि कुछ और भी इम्पोर्टेंट ऐसे कार्य हैं जिन्हें उसके द्वारा ही पूरे किए जाते हैं। जैसे शासन की सर्वोच्च नीति अधिकारी वैधानिक परामर्श के बिना संभव नहीं है, विधेयकों का प्रारूप ही तैयार नहीं होगा। यही चीज हमने बाद में भी इसी संविधान से उठा के ले ली है। और साथ में कहें कि समर्थ से उन्हें पास, मतलब कुल मिलाकर ये कि जो संसद होते हैं उन्हें प्रस्तावित वो प्रस्तावित करते हैं और उनको पास भी करवा लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वित्तीय कार्य। अब दोस्तों वित्तीय कार्य क्या हो सकते हैं? वित्तीय कार्य में कुछ नहीं है कि जो राष्ट्रीय आय व्यय है वही वित्तीय कार्य है। अरे पूरे देश की, पूरे राज्य की का कितना आया और कितना गया इसका निर्धारण जो करेगा वो वित्त विभाग होगा। और इस कार्य को क्या किया जाएगा? वित्तीय कार्य कह दिया जाएगा। तो बजट का निर्माण उसे संसद में स्वीकृत करना भी मंत्रिमंडल का महत्वपूर्ण कार्य। वास्तव में वित्त पर मंत्रिमंडल का पूर्ण अधिकार होता है। किस पर? वित्त पर, है ना। तो वार्षिक आय और व्यय का जो विस्तृत ब्यौरा है प्रधानमंत्री अपनी देखरेख में तैयार करता है और मंत्रिमंडल को लोक सदन के बहुमत का जो समर्थन प्राप्त है उसके साथ किसी भी या अनुदान की मांग में कोई कटौती लोक सदन के द्वारा मंत्रिमंडल की सहमति के बिना नहीं की जाना चाहिए। क्या ये भी कंसेप्ट क्लियर है आपको? ओके, तो नीचे चलते हैं नियुक्तियों संबंधी कार्य। अब दोस्तों मंत्रिमंडल को नियुक्तियों से लेकर के क्या अधिकार दिए गए हैं? तो ये प्रशासन चलाने के लिए जो नियुक्तियां जरूरी है वो मंत्रिमंडल ही अपनी स्पीच तैयार करता है सम्राट के लिए। ओके, नेक्स्ट है संसद का कार्यक्रम। किसका? संसद का कार्यक्रम। तो ब्रिटेन मंत्रिमंडल का एक सबसे प्रमुख जो कार्य था वो है अधिवेशन इस कार्यक्रम के लिए निश्चित करना होता है। प्रधानमंत्री ही ये निर्णय करता है कि संसद के प्रमुख कौन कौन विधेयक प्रस्तुत हो और नीतियों को किन किन मामलों पर विचार विमर्श होना चाहिए। ठीक है ना। किस विषय पर कितना समय दिया जाना चाहिए और संसद की बैठक बुलाना तथा स्थगित करने का प्रयास भी करना चाहिए। ठीक है, तो ताज की ओर से दिया गया भाषण भी मंत्रिमंडल ये तय करता है। ये कहें कि मतलब मान लीजिए कि जब सभा बैठती है तो सम्राट को कुछ अनाउंस करना होता है। वो अनाउंस की जो कहानी है, जो अनाउंस में उसको बोलना है वो मंत्रिमंडल के द्वारा ही वो पूरी स्पीच जो है तैयार की जाती है। नेक्स्ट है अन्य कार्य। अन्य क्या उनको शक्तियां मिल गई है जो हमने बात की ऊपर, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायिक की, अन्य की, संसद के संबंधित। उन सबके अलावा कुछ और भी शक्तियां ऐसी है जो वहाँ के जो है मंत्रिमंडल को प्राप्त होती, ब्रिटेन के मंत्रिमंडल को। अतिरिक्त अन्य कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है और सम्राट का द्वारा क्षमता प्रदान करने के लिए सलाह तथा उपस्थितियां देने की उल्लेखनीय है। ठीक, तो सम्राट के पास और भी कुछ शक्तियां हैं। जैसे सम्राट जो है युद्ध की घोषणा कर सकता है, युद्ध की समाप्ति कर सकता है, शांति स्थापित कर सकता है, शांति से संबंधित जो है संधियां मंत्रिमंडल निपटा सकता है। ठीक है ना। तो अन्य देशों में भी कई प्रकार से संविधानों को जो सम्राट के नाम से ही होती है, मंत्रियों का द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। बहुत ही कम शब्दों में कहें तो सम्राट द्वारा कोई कार्य बिना मंत्रिपरिषद की सलाह की नहीं होगा। भाई जो भी कार्य होंगे वो मंत्रिपरिषद की उसमें सलाह लगेगी ही लगेगी। ठीक है। निष्कर्ष, मंत्रिमंडल देश के शासन और वास्तविक संचालक है। कौन? मंत्रिमंडल है।
देश को चलाने वाले असली जो संचालक होते हैं वो कौन है? मंत्रिमंडल ही तो होती है। शासन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो मंत्रिमंडल के नियंत्रण से बाहर हो जाए। ओके, चलिए दोस्तों, तो ये आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा, मंत्रिमंडल पूरा क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के बारे में कि प्रधानमंत्री के पास क्या क्या शक्तियां हैं और क्या क्या उसे जो है लायबिलिटीज यानी कि जवाबदारी या जवाबदेहिता दी जा चुकी है। ओके, तब तक के लिए बाय।